Subscribe now and press the bell icon. प्रतीक सर, कल्पित के नाम से स्टूडेंट आएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट सर। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है या व्हाट इज बेसिकली मार्केट, बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिकली फर्स्ट अबाउट स्टॉक मार्केट। से स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी आर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। हम लोग जो है बेसिकली स्टॉक्स को बाय सेल कर रहे हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग अपने प्रॉफिट के लिए हम स्टॉक्स को बाय करते हैं, बाद में सेल करते हैं, राइट। सो ये तो हमारा प्रॉफिट हुआ कि हमने स्टॉक्स को बाय किया और उसको हायर प्राइसेस पे हमने उसको सेल किया। लेकिन यहाँ पे कैन यू टेल मी एनीवन कि यहाँ पे कंपनी का बेनिफिट क्या है। कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। सो कंपनीज का बेनिफिट क्या है स्टॉक मार्केट से। व्हाट आर कंपनीज गेटिंग प्रॉफिट? टू रेज फंड्स। यस, बेसिकली टू रेज फंड्स। एक तरीके से दे आर गेटिंग लिस्टिंग गेन्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। आपने आपको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के बाद दे आर गेटिंग द लिस्टिंग गेन्स। कल्पित, आर यू, कैन यू हियर मी? कल्पित, आपको आवाज आ रही है? कल्पित यहाँ पे सर अभी ज्वाइन दिखा नहीं रहे। नहीं, अभी आ गए हैं वो। आगे हैं? हाँ जी। हाँ, कल एक सेकंड, वो कनेक्ट, ऑडियो कनेक्ट कर। हाँ, नो इश्यूज। सो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर वी आर बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। और स्टॉक्स बेसिकली जो कंपनीज यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है वो लिस्ट हुई है अपने लिस्टिंग गेन्स के लिए। अब लिस्टिंग गेन्स के लिए कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी ने अपने आप को लिस्ट किया है बेसिकली फंड्स रेज करने के लिए। अब लेट्स सपोज अगर आपका कोई बिजनेस है, आपको कहीं से फंड रेज करना, तो आपके पास क्या क्या तरीके हैं फंड रेज करने के? आपका सबसे सिंपल तरीका, आप बैंक से लोन ले सकते हो। यू कैन टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। सेकेंड है, आप कोई ना कोई अपनी एसेट को कहीं ना कहीं आप उसको या तो बेच सकते हो या फिर आप अपनी एसेट को कहीं ना कहीं यू कैन रेज फंड्स बाय योर एसेट। एसेट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्रॉपर्टी, इट कैन बी गोल्ड, एनीथिंग, राइट। थर्ड तरीका है, आप अपनी कंपनी में इन्वेस्टर्स ला सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी में इन्वेस्टर्स लाओगे तो आपको जो है अपनी कंपनी में उनको ओनर बनाना पड़ेगा, ओनरशिप राइट्स देने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स को। इन सब तीनों पॉइंट्स के अलावा जो सबसे सिंपल तरीका है किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का, वो है आप अपनी कंपनी का आईपीओ ले आओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, टू गेट लिस्टिंग गेन्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। मतलब अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कर देना और आईपीओ उसका लेकर आना। लेकिन आईपीओ लाने के लिए हर कोई कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। कंपनी को आईपीओ लाने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? कंपनी का जो टर्नओवर दैट शुड बी मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए। एंड कंपनी शुड बी मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड। कंपनी जो है 3 साल से ज़्यादा पुरानी है। दैट मीन्स कंपनी इज मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स टू ब्रिंग द आईपीओ को लिस्ट करना। तो कंपनी को यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा? कंपनी को लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे। उस पैसे से जो है कंपनीज दे कैन इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। अभी जो सम ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनीज इनका आईपीओ आने वाला है दैट इज पेटीएम, जोमैटो, राइट। इसके अलावा LIC एंड देवयानी फूड्स। देवयानी फूड्स का जो आईपीओ, उनके पास किस किस की फ्रेंचाइजी है? दे आर हैविंग फ्रेंचाइजी ऑफ KFC, कोस्टा कॉफ़ी, इनकी फ्रेंचाइजी है देवयानी फूड्स के पास। सो कहीं ना कहीं ये सारे आईपीओज अभी जो है आने वाले टाइम में लिस्ट होने वाले हैं। ये सारे आईपीओ स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं इन द रिसेंट टाइम्स, इन द कमिंग डेज। सो ये जो आईपीओज बेसिकली हैं, ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में जब आएंगे तो इन कंपनीज को क्या मिलेगा? इन कंपनीज को फंड मिलेगा। दे विल रेज फंड्स फॉर देयर एक्सपेंशन। उससे वो एक्सपैंड कर सकते हैं। दे कैन बेसिकली इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस सो दैट उनको और ज़्यादा बेनिफिट हो। अब उनको बेनिफिट होगा तो जो हमने जिन्होंने उनके स्टॉक्स को होल्ड किया है, जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, उनको भी बेनिफिट होगा बिकॉज स्टॉक का प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर।
राइट. सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस व्हाई कंपनीज आर लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट एंड हम लोग क्या कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में. अभी स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या है? स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. स्टॉक मार्केट में दो चीजें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड आर बायर्स, सप्लाई आर सेलर्स. जब स्टॉक मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, दो द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक विल गो अप, प्राइस ऊपर जाएगा. एंड व्हेन सप्लाई इज मोर, दैट मीन जब सेलर ज्यादा है, डिमांड कम है, बायर्स कम है, सेलर ज्यादा है, देन द प्राइसेस विल कम डाउन. सो इन दिस वे स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट होता है, उसका प्राइस ऊपर नीचे मूव होता है इन अ सिंपल वे. अभी लेट्स कम टू स्टॉक मार्केट के. स्टॉक मार्केट में बेसिकली कितने टाइप की मार्केट्स होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मार्केट में जो मार्केट्स है, देयर आर 5 टाइप्स. सबसे पहला है कैपिटल मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव्स, करेंसी मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट. जो ये ऊपर के 3 मार्केट हैं, तीनों कैपिटल मार्केट के अंदर ही आते हैं. तीनों आपके बेसिकली इक्विटी मार्केट का पार्ट हैं. इक्विटी मार्केट कहा जाता है इसको, जिसमें हमारी स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है. इक्विटी मार्केट इन द सेंस जिसमें नॉर्मली we buy sell the stocks like SBI, Maruti, HDFC Bank, ICICI Bank. These all are in the part of capital market. ये मार्केट का जो टाइमिंग्स है, इन मार्केट के टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से दिन के 3:30 बजे तक. जैसे अभी टाइमिंग हो रहा है 3:17, तो आने वाले 13 मिनट में वो मार्केट क्लोज हो जाएगी हमारी कैपिटल मार्केट. सुबह 9 बजे से द टाइमिंग इज टिल 3:30 PM इन द आफ्टरनून. जो हमारी नेक्स्ट मार्केट है 4th नंबर की, दैट इज कमोडिटी करेंसी मार्केट. करेंसी मार्केट क्या होता है? करेंसी मार्केट इज द मार्केट इन विच ट्रेडिंग हो रही है करेंसीज में, हमारे फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेक्स मार्केट में. हमारी करेंसी कौन सी है? INR, इंडियन रुपी, GBP दैट इज ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, USD डॉलर्स, यूरो, देन येन जापान की करेंसी है. इन करेंसीज में जब फॉरेन एक्सचेंज होता है, इन ट्रेडिंग होती है, दैट इज अ करेंसी मार्केट. नाउ यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी. क्रिप्टो करेंसी आर लाइक बिटकॉइन एंड जो भी हमारी क्रिप्टो करेंसीज है वो कोई भी स्टॉक मार्केट का पार्ट नहीं है. दे आर नॉट अंडर द एक्सचेंज, वो एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं. क्रिप्टो करेंसीज है वेरी डिफरेंट थिंग. यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ करेंसीज की, जो रिकॉग्नाइज करेंसी है कंट्री की, जो एक डिनोमिनेशन है. जो 5th मार्केट है दैट इज कमोडिटी मार्केट. अच्छा, करेंसी मार्केट की टाइमिंग क्या है? करेंसी मार्केट की टाइमिंग है 9 AM इन द मॉर्निंग टिल 5 PM इन द इवनिंग. 9 to 5 जो हमारा बैंकिंग आवर होता है, 9 to 5. कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक, 9 AM टिल 11:30 PM इन द नाइट. कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट कितनी देर ऑपरेशनल है? कमोडिटी मार्केट्स आर ऑपरेशनल फॉर ऑलमोस्ट 14.5 hours डेली. कमोडिटी मार्केट रोज 14.5 घंटे ऑपरेशनल है. कौन सी? कमोडिटी मार्केट्स. कमोडिटी मार्केट्स में किस चीज़ की ट्रेडिंग होती है? कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज़ की, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, जितने भी मेटल्स है, एल्यूमिनियम, टिन, निकल, कॉपर, जिंक, लीड, सारे, और हमारे एग्री प्रोडक्ट्स भी. एग्री प्रोडक्ट्स की भी ट्रेडिंग होती है. कमोडिटी मार्केट आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. कौन सी है वो 4 कैटेगरीज? प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं. 3rd है ऑयल एंड गैस, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल. एंड 4th है हमारा एग्री प्रोडक्ट्स, जो हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं. कहीं ना कहीं हमारी जो कमोडिटी मार्केट है, इसमें जो डेली टर्नओवर होता है, डेली वॉल्यूम होता है, वो हमारी इक्विटी मार्केट से 3 times होता है. मतलब अगर हमारी इक्विटी मार्केट में डेली टर्नओवर 1 लाख करोड़ है, तो हमारी कमोडिटी मार्केट में वो जो डेली टर्नओवर है दैट विल बी 3 लाख करोड़. 3 गुना है, क्योंकि वर्किंग आवर भी ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम काम करती है. ज़्यादा टाइम इसलिए ऑपरेशनल है क्योंकि हमारी जो भी करेंसी, हमारी जितनी भी कमोडिटी मार्केट्स हैं, ये सारी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ हैं. इन सबके प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से डेराइव होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा देर ओपन रखा जाता है, ज़्यादा देर ओपन रहती है. सो ये हमारी थी टाइप्स ऑफ मार्केट्स. नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. लाइक सपोज इफ़ यू हैव मनी, आपके पास पैसा है, तो आप पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बैंक में FD करा सकते हो, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. यू कैन इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स, एनीथिंग, म्यूचुअल फंड्स, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप. लेकिन इन सारे सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से जो हमारी स्टॉक मार्केट की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ फार मोर बेटर. कैसे बेटर है? सबसे पहला पॉइंट है लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मीन्स बायर और सेलर की कोई कमी नहीं है स्टॉक मार्केट में. जैसे अभी अभी लॉकडाउन ओपन होना शुरू हुआ है, लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो एवरीवन वाज ऑलमोस्ट इन होम क्वारंटाइन, सब लोग बेसिकली घर में थे. लेट्स सपोज अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, या आपकी कोई प्रॉपर्टी है रियल एस्टेट में जिसको आपको सेल करना है, आपको इतनी जल्दी वो सेल हो जाएगी प्रॉपर्टी? नहीं होगी.
लैक ऑफ लिक्विडिटी। बट इन स्टॉक मार्केट देयर इज एम्पल ऑफ लिक्विडिटी, आप कुछ भी खरीद सकते हो, कितने भी अमाउंट में खरीद सकते हो आप। बेसिकली स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपको किसी स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है तो आपको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। इट हैपेंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सेकेंड चीज़ है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड। सबसे मेन एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में आप 5,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 50,000 भी कर सकते हो, 5 करोड़ भी कर सकते हो, इट अपॉन यू। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी अमाउंट इन्वेस्टेड आपको रियल एस्टेट में नहीं मिलती। रियल एस्टेट में एवरीवन नोज अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 20-30 लाख रुपीज़ तो चाहिए ही चाहिए, राइट। रियल एस्टेट में 1-2 लाख रुपए में काम नहीं चलता। लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट में देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ द मेन एडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट इज इट इज रेगुलेटेड बाय अंडर अ हाई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहाँ जो रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट के ऑपरेशंस को रेगुलेट कर रहा है। दैट मीन्स आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, आपके साथ कोई भी तरीके की धोखाधड़ी नहीं हो सकती स्टॉक मार्केट में, क्योंकि सेबी जो है डीमैट अकाउंट से लेके एक्सचेंज से लेके आपके मनी आ रहा जा रहा कहाँ पे है सबको आपको सेबी ट्रैक करता है। सो इट इज ऑपरेटेड अंडर हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। स्टॉक मार्केट कंसिस्ट ऑफ हाई रिटर्न्स, कैपिटल ग्रोथ एंड डिविडेंड। स्टॉक मार्केट में हाई रिटर्न्स भी हैं, कैपिटल ग्रोथ भी है और डिविडेंड भी मिलता है। अभी स्टॉक मार्केट में हाई ग्रोथ और हाई रिटर्न्स कैसे है, कैपिटल ग्रोथ, ये इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप सभी ने विप्रो के नाम कंपनी का शेयर का नाम सुना होगा, राइट। विप्रो इज आईटी कंपनी, एवरीवन इज फेमिलियर विद विप्रो, इट्स अ वेरी बिग नेम। जो विप्रो का आईपीओ है, विप्रो का आईपीओ आया था आज से कम 40 साल पहले, 1981 में विप्रो का आईपीओ आया था। इन द ईयर 1981 में विप्रो में अगर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं विप्रो में, सो कैन एनीवन गेस करंट वैल्यू विप्रो की उस 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की कितनी होगी? अगर आपने 40 साल पहले 10,000 रुपए विप्रो में इन्वेस्ट किए हैं तो व्हाट कैन बी द करंट वैल्यू? About 10 times. 10 times means 1 lakh rupees. Sir, 1 crore rupees. Any other ideas like Armash, आप बताइए, अमित कुमार, वंशिका, प्रतीक जी। Sir, 1 crore rupees. अमित जी, any idea from your side? मनोज, वंशिका, आप लोग any idea, any value, कुछ भी वैल्यू बता दीजिए। सर 10 करोड़। ठीक है, ओके। अब मैं बताऊं 750 करोड़, 750 करोड़, एंड ये फिगर्स को आप गूगल भी कर सकते हैं। इट इज अराउंड 750 करोड़ रुपीज 40 ईयर्स में जो वेल्थ बनी है विप्रो में, दैट इज 10,000 to 750 करोड़। नॉट ओनली विप्रो, एनी स्टॉक। रिलायंस का स्टॉक आप ले लीजिए, रिलायंस का स्टॉक, डू यू नो, रिलायंस का स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स का पैसा हर 3 से 4 साल में डबल करता है। दैट मीन्स अगर आप एक रिलायंस में अगर आज 50,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 4 से 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। सो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट हाई कैपिटल ग्रोथ। अभी मैं चार्ट्स पे भी लेके जाऊंगा, आई विल शो यू हाई कैपिटल ग्रोथ किस तरीके से। एवरीवन नोज जिससे लास्ट ईयर मार्केट में फॉल आया और लास्ट ईयर से मार्केट ने कितने अच्छे रिटर्न्स हमें निकाल के दिए हैं, राइट। निफ्टी ऑल टाइम हाइस पे है। Ruchi Soya is example. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। रुचि सोया, that is also an example. There are many stocks like Adani is also an example. जितने भी अडानी के stocks हैं, we will come on to charts as well. So यहाँ पे जो है basically there are high returns in stock market. Now coming to the next point, basically एक stock market में IPO किस तरीके से आता है and what are the steps of IPO. जब हम IPO की बात करते हैं, stock market में IPO आता कैसे है? Basically IPO जो आता है, जब stock market में जब IPO list होता है तो IPO को list होने के कुछ प्रोसेस हैं। किस तरीके से आईपीओ लिस्ट होता है? सबसे पहला प्रोसेस क्या है, जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, इट बेसिकली अपॉइंट्स अ मर्चेंट बैंकर। जितनी भी हमारे स्टॉक मार्केट में आईपीओ से लिस्टिंग जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिकली मर्चेंट बैंकर पूरी करता है कंपनी के लिए। देन मर्चेंट बैंकर प्रिपेयर्स द DRHP ऑफ द कंपनी, दैट इज ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके इट इज सेंड टू सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भेजी जाती है। उसके बाद सेबी उसको वेरीफाई करके अप्रूवल देता है। जब एक स्टॉक को आईपीओ के लिए अप्रूवल मिल जाता है, दैट आईपीओ ओपन्स इन दी प्राइमरी मार्केट फॉर 3 वर्किंग डेज।
वो 3 वर्किंग डे के लिए आईपीओ ओपन हो जाता है। जैसे अभी रिसेंट में जो आईपीओ आने वाला है दैट इज ऑफ श्याम मेटालिक्स, जो 14 जून को आने वाला है। वो कितने दिन ओपन रहेगा? 3 दिन, 14th, 15th एंड 16th, 3 दिन के लिए ओपन रहेगा वो आईपीओ स्टॉक मार्केट में। तो 3 वर्किंग डे में जब वो आईपीओ में बाइंग आती है, बेसिकली जब उसको हम खरीद लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके बाद वो विद इन 14 डेज, मतलब जिस दिन वो क्लोज हो रहा है आईपीओ उसके विद इन 14 डेज वो एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। नाउ जब एक कंपनी का आईपीओ आया है, नाउ एवरी आईपीओ डजंट गेट सब्सक्राइब। हर आईपीओ जो है वो फेल नहीं, पास नहीं होता, कोई आईपीओ फेल भी होते हैं। तो इसका पास और फेल का क्राइटेरिया क्या है? इसके पास और फेल का क्राइटेरिया है दैट 90% ऑफ टोटल शेयर शुड बी सब्सक्राइब बाय पब्लिक। मतलब जितने भी उसके टोटल शेयर्स हैं, लेट्स सपोज अगर 1 लाख शेयर्स हैं किसी स्टॉक के, किसी कंपनी के, तो उस 1 लाख शेयर्स में से मिनिमम 90,000 शेयर्स जो हैं दैट शुड गेट सब्सक्राइब बाय द लोकल पब्लिक। मतलब 90,000 शेयर, 90% शेयर शुड बी सब्सक्राइब्ड। अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता किसी स्टॉक को, अगर कोई स्टॉक 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ है, देन वो आईपीओ फेल हो जाता है। इन दैट केस कंपनी विल रिफंड ऑल द मनी बैक। 90% subscription means 90% of the share should be brought by the public, right? Right. Whatever the value is, like suppose अगर किसी कंपनी के आईपीओ में 10,000 शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, so 10,000 का 90% हो गया 9,000. Okay. 9,000 shares should be subscribed by the public, then only that IPO gets subscribed to the secondary market, that is stock market. तो ये है आपका आईपीओ का प्रोसेस। हर कंपनी का आईपीओ पास नहीं होता। जैसे अभी आपने रिसेंट में कंपनी का आईपीओ आया था बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी। बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ 2019 में भी आया था, तब वो फेल हो गया था, तब सब्सक्राइब नहीं हो पाया था। तो व्हेन द आईपीओ गेट्स फेल, उसके बाद आईपीओ अप्लाई होता है 1 ईयर बाद। 1 ईयर बाद मतलब कम से कम 1 साल बाद फिर वो कंपनी सब्सक्राइब कर पाती है। तो 1 ईयर तक फिर आईपीओ को जो है आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते, मतलब कंपनी का आईपीओ आ नहीं सकता, फिर वो 1 ईयर बाद ही आईपीओ ला सकती है अगेन। सो these are all the steps for an IPO of the company. यहाँ तक क्लियर है? आपको सबको समझ में आए स्टेप्स IPO के? Everyone? Yes. I'm expecting answer yes or no from everyone else as well. Yes, sir. Sir, I have a question. Yes, sir. हाँ जी, किसके पास इसका क्वेश्चन है? प्लीज टेल मी। सर, दिस इज धर्मेंद्र। हाँ जी धर्मेंद्र। सर, जैसे हमारा आईपीओ लिस्ट होता है कोई भी, तो इनिशियली आपने कहा कि 90% जो उसका सब्सक्रिप्शन है दैट शुड गो टू पब्लिक, बट जो इनिशियली जो इसका जो डिवाइड करते हैं इसको, इसमें 90% तो पब्लिक के लिए एलोकेट ही नहीं होता है, अलॉट ही नहीं होता है, क्योंकि काफी सारा इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स के पास होता है, कुछ एक लिमिटेड हमारे पास। जी सर। हाँ जी, जितना पब्लिक के लिए अलॉट होता है उसका 90%। जैसे इसमें जो 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, दैट आर रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एंकर इन्वेस्टर्स। जो आप बात कर रहे हैं वो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट? दोज आर द म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज। इनका जो बेसिकली आईपीओ में टर्न अराउंड रेशियो होता है वो होता है 30 to 40%। मतलब अगर एक कंपनी के 100 शेयर हैं जो आईपीओ में आ रखे हैं, तो उसके 30 से 40 शेयर्स ही बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी के जो 60% शेयर्स हैं वो जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे इन्वेस्टर्स को। राइट, तो उसका 90% है। हाँ जी, इसका 90%, क्योंकि देखो एफआईआईज एंड म्यूचुअल फंड्स तो ले ही लेते हैं, क्योंकि वो उनका कंपनी का भी टाई अप होता है कि उनको लेना है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स का 90% है वो, और एक रिटेल इन्वेस्टर कितने अमाउंट तक ले सकता है? अप टू 2 लाख रुपीज। एक डीमैट अकाउंट से एक रिटेल इन्वेस्टर अप टू 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है एक आईपीओ में। राइट, गॉट इट। दैट मीन्स अगर यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, यू कैन इन्वेस्ट टिल 2 लाख रुपीज, और आप उसको लिस्ट होते ही बेच सकते हो। जैसे ही स्टॉक लिस्ट हुआ वैसे ही बेच सकते हो। लेकिन जो एंकर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये लोग नहीं बेच सकते अप टू 30 डेज। दे हैव टू होल्ड द आईपीओ अप टू 30 डेज आफ्टर लिस्टिंग। These are all the steps for the IPO. Now IPO जो है वो सब्सक्राइब हो गया, कंपनी स्टॉक मार्केट में भी आ गई। अब हमारे जो है एक्सचेंज की बात करते हैं। हमारे 2 एक्सचेंज होते हैं। हमारे 2 एक्सचेंज आप सबको पता होगा, वन इज NSE एंड अनदर वन इज BSE. NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारा जो NSE है ये आया था 1992 में। 1992 में इसकी ये बना था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इससे पहले क्या था? इससे पहले जो था सारे रीजनल एक्सचेंज थे। रीजनल एक्सचेंज मतलब दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता, अलग अलग लाइन में काम होता था ड्यू टू लिक्विडिटी इशू। फिर सबको डिसॉल्व करके एक NSE को बनाया गया, नेशनली सबको एक साथ जोड़ा गया। तो इससे पहले क्या बेसिकली काम जो होता था वो रीजनल एक्सचेंज में होता था। तो BSE भी तो एक रीजनल एक्सचेंज की तरह ही था पहले, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये अभी भी चल रहा है। इसको डिसॉल्व क्यों नहीं किया गया? इसका रीज़न क्या था?
हमारा जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ एशियाज ओल्डेस्ट एक्सचेंज। ये हमारे एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1875, 1875 में बना था। अब आप सोचोगे इतना पहले स्टॉक मार्केट थी क्या, इतना पहले इसको क्यों बनाया? ये बेसिकली क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। जितना भी इंडिया से वो एक्सपोर्ट करते थे अपनी कंट्री में, इंडिया से बेसिकली उनको कॉटन एक्सपोर्ट होता था, बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट होती थी, इंडिगो, कॉटन, हाँ हर चीज़, जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होती थी वो मुंबई के पोर्ट से होती थी, बॉम्बे से होती थी। तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए कि भाई हम यहाँ से क्या क्या लेकर जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, इसका ट्रैक रखने के लिए उन्होंने बेसिकली BSE को बनाया था इन 1875 यूजुअली। उसके बाद ये जो BSE था, ये बीच में कुछ साल नॉन ऑपरेशनल भी था, ऑपरेशंस नहीं थे इसमें ड्यूरिंग 1940s एंड ऑल। उसके बाद इसमें 1970s के बाद एक लिक्विडिटी बढ़नी शुरू हुई जब इंडियन कंपनीज इंडिया में लिस्ट होनी शुरू हुई। मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, रिलायंस, ये सारी कंपनीज पहले BSE में लिस्ट हुई थी। आज के डेट में NSE में ज़्यादा वॉल्यूम आता है, BSE में कम वॉल्यूम होता है। NSE इज हैविंग मोर वॉल्यूम देन BSE। ये थे हमारे एक्सचेंज। अब एक्सचेंज के बाद हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है जब हम स्टॉक मार्केट। ये क्या बताया आपने, NSE में कम वॉल्यूम आता है अभी? NSE में ज़्यादा आता है। ओके सर। BSE में कम आता है। जितने स्टॉक्स हमारे हैं वो NSE में भी हैं, सेम BSE में भी हैं। NSE का इंडेक्स कौन सा है? NSE का हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी। एंड BSE का कौन सा है? सेंसेक्स 30। ये 30 और 50 की आपको पता है? ये निफ्टी 50 जो है ये टॉप 50 कंपनीज का डेटा आपको बता रहा है जो हमारी लार्ज कैप कंपनीज हैं। एंड BSE 30, सेंसेक्स 30 आपको बता रहा है टॉप 30 कंपनीज का डेटा। BSE में वॉल्यूम कम होता है आजकल, BSE में कम वॉल्यूम है, NSE में वही स्टॉक्स में वॉल्यूम ज्यादा होता है। सो दिस इज आवर एक्सचेंजेस। नाउ एक्सचेंज हमने कर लिया, देख लिया हमने, मार्केट भी देख लिया। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे आफ्टर द बेसिक्स। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या है? टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ प्राइस, एक्शन एंड वॉल्यूम। जो स्टॉक का प्राइस है उसका प्राइस एक्शन क्या है, उसका जो वॉल्यूम है उसकी स्टडी हमारा टेक्निकल एनालिसिस है। हम टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस की स्टडी कर सकते हैं कि बेसिकली प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन होने वाली है, किस तरीके से प्राइस हमारा मूव कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। हमारे मार्केट में 3 ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर आ रही है, आप सबको पता है हमारी मार्केट इस टाइम अप ट्रेंड में, मार्केट्स आर बुलिश। डाउन ट्रेंड मतलब जिसमें मार्केट नीचे जा रही है, एंड साइडवेज ट्रेंड जिसमें मार्केट साइडवेज है, बेसिकली ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक रेंज में, रेंज बाउंड हो चुकी है बेसिकली। तो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस में, बिकॉज जब भी आप ट्रेडिंग कर रही हैं, इन्वेस्टिंग करनी है स्टॉक मार्केट में, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड के साथ हैं तो प्रॉफिट आपको बिल्कुल होगा और आराम से प्रॉफिट में आप रहेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट काम कर लिया तो कहीं ना कहीं लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड चीज़ है ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताना। ट्रेंड की ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी से काम कर सकते हो, कम स्ट्रेंथ है तो आप अपनी क्वांटिटी लाइट रखोगे, राइट। सो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया। ओवरबॉट एरिया का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो बेसिकली ओवर वैल्यूड हो चुका है, ओवरबॉट हो चुका है, जिसमें अब आप बाय करोगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस कम हैं। या ओवरसोल्ड स्टॉक जो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, जिसको अब आप और सेल करोगे तो उसके और ज़्यादा सेल होने के चांसेस कम है। सो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना इज ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया इन टेक्निकल एनालिसिस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में, दैट इज हाउ टू मिनिमाइज रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट एंड अपना रिस्क को मैनेज करना। बेसिकली जितना हम छोटा रिस्क रखेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होता जाएगा। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट टेकिंग कैलकुलेटिव रिस्क। हमारा रिस्क जो है वो कैलकुलेटिव होना चाहिए। ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज द रिस्क इन द ट्रेड। अगर उसमें रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है, रिस्क मुझे लग रहा है मुझे लॉस हो जाएगा 10,000 रुपये का और प्रॉफिट होने की चांसेस है 4-5 हज़ार रुपये का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो वैसी ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड खराब है, हम इसमें एंटर ही नहीं करेंगे, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट इज द मेन इंपॉर्टेंट टूल इन टेक्निकल एनालिसिस, कि कैसे हम अपने लॉसेस को कट करके बहुत छोटा रखें एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। सो टेक्निकल एनालिसिस में क्या है? इट इज स्टडी ऑफ प्राइस, एक्शन एंड वॉल्यूम। अभी टेक्निकल एनालिसिस जो है फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत अलग है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है हमारा?
Fundamental analysis is study of balance sheet of a company, profit loss statement, cash flow and everything that is fundamental of the company. कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है दैट विल बी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सेक्टर टू सेक्टर अलग अलग होता है. अगर कोई कंपनी पावर सेक्टर की, उसका एनालिसिस बहुत अलग होगा. फंडामेंटल कंपनी अगर फाइनेंस की कंपनी है, बैंकिंग है, तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अलग होगा. सो फंडामेंटल एनालिसिस अलग अलग होता है सेक्टर टू सेक्टर, कंपनी टू कंपनी. बट टेक्निकल एनालिसिस इज यूनिवर्सल. सेम टेक्निकल एनालिसिस टूल्स आप इक्विटी मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो. सेम टेक्निकल कमोडिटी भी वर्क करेगा, करेंसी भी वर्क करेगा, सब पे वर्क करेगा. सो टेक्निकल एनालिसिस जो है हमारा, वो यूनिवर्सल टूल है, वो सब चीज़ में सेम वर्क करता है. टेक्निकल एनालिसिस इज इजी टू प्रोसेस. इजी प्रोसेस है, जल्दी हो जाता है. आप जो है कॉल जल्दी जनरेट कर सकते हो बाय सेल की. फंडामेंटल एनालिसिस में टाइम लगता है. इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. एंड फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली करा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए. अगर सपोज मेरा किसी स्टॉक पे व्यू 1-2 साल का या 5 साल का व्यू है, तो उसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प नहीं लूँगा, मैं हेल्प लूँगा फंडामेंटल एनालिसिस की. अगर मेरा किसी स्टॉक पे शॉर्ट टर्म व्यू है, 2-3 महीने, 6 महीने, 1-2 हफ्ते, आई वॉन्ट टू ट्रेड इन दैट स्टॉक, इन दैट केस फंडामेंटल एनालिसिस मेरे लिए हेल्पफुल उतना नहीं जितना ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस है. सो टेक्निकल एनालिसिस इज प्रेफर्ड फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एंड फंडामेंटल एनालिसिस इज प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े. Any type of doubts, anyone? No doubts. Amit ji, Manoj? नहीं sir, fine. No doubt, sir. Okay, Vanshika, Armash? Sir, absolutely clear. हाँ जी वंशिका? Absolutely clear. Okay. So this was about technical and fundamental का overview. Next, coming to the next topic, that is candlestick study. हमारा टेक्निकल एनालिसिस जो पूरा का पूरा वो कैंडलस्टिक के आसपास रिवॉल्व करता है. जिन लोगों ने ट्रेडिंग करी उनको पता है कैंडलस्टिक बेसिकली मार्केट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. कैंडल्स के बेसिस पे ही मार्केट में हम कैंडलस्टिक स्टडी कर पाते हैं और मार्केट में हम टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी को रख पाते हैं. जो हमारा कैंडलस्टिक है इसके अराउंड ही हमारी पूरी टेक्निकल की स्टडी रिवॉल्व करती है. कैंडलस्टिक बेसिकली क्या है? कैंडलस्टिक हमारा एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को बनाने का एक मेन सोर्स है. कैंडलस्टिक क्या होती है? देयर आर 2 टाइप ऑफ कैंडल्स, या तो ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल. कैंडल में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, शैडो एंड द बॉडी. जो बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द बॉडी, and the upper part and the lower part are called lower shadow and upper shadow. बॉडी बना ओपन और क्लोज बॉडी से बनता है, एंड हाई एंड लो जो है वो शैडोज बताती है. एक कैंडल स्टिक के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, दैट इज OHLC. OHLC मीन्स ओपन, हाई, लो, क्लोज. कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, कितना उसने हाई किया, कितना उसने लो किया और वो कहाँ पे क्लोज हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो जो बॉडी है हमारी कैंडल की वो शो करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस, एंड जो शैडोज है, अपर शैडो बताता है हाई कितना किया एंड लोअर शैडो टेल्स द लो ऑफ द कैंडल. सो ये इस तरीके से कैंडल बनती है. अब देखिए कैंडल बन रही है, कितना ओपन और कितना क्लोज है. कभी कभार अगर ओपनिंग क्लोजिंग में बहुत बड़ा गैप है तो कैंडल बड़ी बन जाएगी बॉडी. अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में कम डिफरेंस हो तो उतनी की कैंडल की बॉडी छोटी बन जाएगी. दैट मीन्स कैंडल बॉडी जो है दैट कैन वेरी इनटू साइज. अलग अलग साइज, अलग अलग शेप की बन सकती है. तो जो अलग अलग साइज एंड शेप की कैंडल्स बनती हैं उनके अलग अलग नाम है. देन देयर आर डिफरेंट नेम गिवन टू द डिफरेंट कैंडल्स, जिसको मार्केट में लाइवली एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ हम बेसिकली ट्रेंड को बनाते हैं, ट्रेंड हमारे बनते हैं. द फर्स्ट वन इज डोजी. ये कैंडल जिसमें बॉडी नहीं होती इसको डोजी कहा जाता है, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल, तभी बॉडी नहीं है, इसको डोजी बोला जाता है. इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है मार्केट में. इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है दैट इज हैमर. हैमर होती है हथौड़े की जैसी, इन द फॉर्म ऑफ अ हैमर. इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न बनता है वो होता है इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर जिसे कहते हैं. सो ये सारे जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं बेसिकली, ये सारे पैटर्न्स कहीं ना कहीं मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अभी ये जो सेशन है देखिए यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर दिखाता हूँ, दिस वाज अ लाइव सेशन जो अभी आपकी डेमो सेशन से पहले हमने किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव मार्केट पे. इसमें जो है ये पोजीशंस हमने क्रिएट करी थी लाइव मार्केट में. दिस इज बेसिकली अ डेमो ट्रेडिंग सेशन, बट इसमें जो है वी हैव क्रिएटेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज इन SBI एंड
1200 रुपीज़ इन टाटा स्टील, टोटल प्रॉफिट वॉज 11,000। तो ये कैसे निकला है? कैंडल स्टिक के एनालिसिस से, मार्केट को समझने के बाद हमने जो काम किया इसमें, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट हमने मार्केट से जनरेट किया। ये हमने 1 o'clock वाले स्टूडेंट्स को लाइव मार्केट सेशन में, जब उनका टेक्निकल चल रहा होता है तो उसको उनको हम लाइव मार्केट डेमो सेशंस में प्रैक्टिस करवाते हैं इन द लाइव मार्केट। एवरीवन वाज एबल टू मेक सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉफिट्स इन द डेमो मार्केट। दिस इज अ डेमो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। ओके, लाइव मार्केट में काम कब करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स के साथ? व्हेन दे आर कंप्लीटली कैपेबल ऑफ टेकिंग ट्रेड्स, पूरी प्रैक्टिस के बाद, जब उनका टेक्निकल ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट हो जाता है। सो ये सारी ट्रेडिंग जो टेक्निक्स हैं आपको कब समझ में आएगी? व्हेन यू आर कंप्लीटली फेमिलियर विद द कैंडल स्टिक स्टडी, कि बेसिकली कैंडल्स अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो अलग अलग कैंडल्स का कहाँ पे बनना है, क्या इंपॉर्टेंस है, हर कैंडल की अपनी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरीके से देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स, लाइक देयर इज अ स्पिनिंग कैंडल पैटर्न। स्पिनिंग कैंडल में क्या होता है? ऊपर नीचे बराबर शैडो होती है और बीच में बॉडी होती है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो टेक्निकल एनालिसिस में आप डीपली सीखते हैं कि हर कैंडल कहाँ पे बन रही है, उसका अपने इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती है आपकी डोजी, क्योंकि डोजी जो कैंडल है इसको बोला जाता है साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। जहां डोजी बन जाती है वहां से मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है। डोजी इज अ साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल, इसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोला जाता है। जहां ये बनती है वहां से मार्केट के ट्रेंड चेंज हो जाते हैं डोजी के बाद। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट स्टडी आती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कहाँ पे मार्केट को सपोर्ट है और क्या मार्केट का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट में डिमांड आती है, दैट मीन्स व्हेनेवर स्टॉक टेक्स अ सपोर्ट वहाँ से बायर्स एंट्री करते हैं, एंड व्हेनेवर स्टॉक टेक्स रेजिस्टेंस वहाँ से सेलर्स एंट्री करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है? बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग ही मार्केट में जो है फ्लक्चुएशंस बनती हैं, मार्केट जो है फ्लक्चुएट करता है। As demand increases, price advance, and as the supply increases, prices decline. Demand कहाँ से आती है? सपोर्ट लेवल से। सप्लाई आती है आपकी रेजिस्टेंस लेवल से। सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज जहाँ से मार्केट बेसिकली सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, वो लेवल मार्केट के स्ट्रॉन्ग बाइंग और एंट्री जोन्स बन जाते हैं, बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन्स। अगर मैं इसको आपको लाइव मार्केट चार्ट पे दिखाऊं तो आई विल शो यू वन चार्ट, दैट इज टाइटन। टाइटन का जो स्टॉक है, मार्केट तो बंद हो गई है, टाइटन का जो स्टॉक है दैट इज अराउंड 730 रुपीज़। लेकिन टाइटन का जो स्टॉक है इसमें जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तब इतना इसमें लेवल आया। देखिए आपको टाइटन में दिख रहा होगा, टाइटन वाज अगेन एंड अगेन हिटिंग दिस लेवल। ये टाइटन का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। यहां से मार्केट क्या कर रहा है? उसको टच करके बार बार मार्केट जो है नीचे आ जा रही थी, लेकिन जब यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आया, टाइटन ने इस लेवल को ब्रेक किया। यहाँ पे किस चीज का ब्रेकआउट आया है? रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, एंड रेजिस्टेंस ब्रेक के साथ सीधा वॉल्यूम एज वेल। नीचे देखिए वॉल्यूम बार कितनी बड़ी है, एवरेज वॉल्यूम से कहीं ना कहीं डबल वॉल्यूम इन दिस वॉल्यूम बार। सो दिस इज ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम। सो ट्रेंड आर कंफर्म्ड बाय वॉल्यूम, जो सबसे बड़ा टेक्निकल का पॉइंट है, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, टेक्निकल एनालिसिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया इस लेवल से, टाइटन 1600 रुपये से हो चुका है 1737 रुपये 3-4 दिनों में। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। हाँ जी सर, ये जो चार्ट आपका है, चार्ट में क्या वन डे चार्ट ही हमें देखना है या फिर हम आवरली चार्ट भी दे सकते हैं या फिर वीकली चार्ट के ऊपर भी बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड रिवर्सल है? एनी टाइम फ्रेम। ये मैं आपको डेली के ऊपर दिखा रहा हूँ, इसको आप कोई भी टाइम फ्रेम पे वॉच कर सकते हैं, दैट इज अपॉन यू। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा या जितना स्टॉक बेसिकली बड़े लेवल से सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो एक आइडियल टाइम फ्रेम क्या है आपके हिसाब से? डेली टाइम फ्रेम या फिर आवरली? एक आइडियल टाइम फ्रेम इज डेली टाइम फ्रेम। ओके, राइट सर। बिकॉज डेली चार्ट्स के अकॉर्डिंग आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हैं, एंड डेली के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। ओके, जैसे आई विल शो यू वन चार्ट नाउ, इंडिगो। सर जो कैंडल्स हमारी यहाँ पे बनी हुई है, आई एम सो सॉरी, आई एम डिस्टर्बिंग। तो कैंडल्स हम कितने टाइम की लेते हैं यूजुअली? आई मीन 1 मिनट की भी हमारी होती है, 5 मिनट्स की भी होती है, 15 मिनट्स की भी होती है। तो स्टैंडर्ड हमें अगर ट्रेंड रिवर्सल कोई चेक करना है कहीं पे भी, तो हम कितने मिनट्स की कैंडल ओपन करनी चाहिए? अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप सपोज इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें आपका व्यू सिर्फ एक ही दिन का है, तो मिनिमम टाइम फ्रेम दैट यू शुड सी इज 5 मिनट्स 15 मिनट्स। मतलब 5 मिनट से छोटी कैंडल तो नहीं देखनी, ओके, मिनिमम 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स।
अगर आप स्विंग ट्रेडर है जिसमें आपका व्यू 1-2 हफ्ते का रहता है, देन डेली टाइम फ्रेम एंड आवरली टाइम फ्रेम। एंड इफ यू आर इन्वेस्टर जिसमें आपका व्यू 6 महीने 1 साल का होता है पैसा लगाने का, देन वीकली। सर आई हैव अ क्वेश्चन, ये कैंडल स्टडी करने के लिए वेदर वी हैव टू टेक अ सेपरेट सॉफ्टवेयर, और ये जो हमारे कोटक और ये सब जो डीमैट अकाउंट्स है इससे भी हम देख सकते हैं? सी इनके डीमैट अकाउंट्स में इनके पास चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता, इनके पास जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज अ ट्रेडिंग, वो एक बेसिकली ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे मेरा जो डीमैट अकाउंट है दिस इज ज़ेरोधा। अच्छा, ज़ेरोधा इज हैविंग ट्रेडिंग एज वेल एज चार्टिंग सॉफ्टवेयर बोथ ऑन वन। अगर बाय चांस आपके पास ऐसा कोई डीमैट अकाउंट है जिसमें चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप देयर आर सम वेबसाइट्स उनकी हेल्प ले सकते हैं, जैसे देयर इज investing.com एंड tradingview.in। इनमें आप बेसिकली चार्ट्स को वॉच कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपके सामने इंडिगो का चार्ट लगाया है। अभी इंडिगो में अगर आप देखोगे, इंडिगो में जो ये प्राइस है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे टाइटल में मैंने आपको रेजिस्टेंस दिखाया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। स्टॉक इस प्राइस पे जब भी आता है उसमें बेसिकली बाइंग आ जाती है। पूरा का पूरा जोन जो है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ये जोन को बेसिकली इंडिगो तोड़ता नहीं है। 800 से 750 का जो जोन है दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो सपोर्ट जब भी आ रहा है वहां से मार्केट में क्या आ जा रही है, बाइंग आ जा रही है, एंड रेजिस्टेंस जोन इज बेसिकली एक्टिंग एज अ सेलिंग जोन। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट आता है वहां से बायर्स एंटर करते हैं, और बेसिकली जब ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स रेजिस्टेंस टूट गया। ठीक है, सो सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेंड को बनाने में या ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। देखिए अभी जो आपको मैं पैटर्न की बात कर रहा था, आपके सामने वो पैटर्न है, मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था ना, हैमर पैटर्न, हथौड़ा जिसमें बन रहा था। कैन यू सी अ हैमर पैटर्न हियर? दिस इज द ग्रीन कैंडल, ये एक हैमर पैटर्न है। अभी क्लियरली नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा। सी ये एक हैमर कैंडल दिख रही है ग्रीन कलर की, दिस इज अ हैमर। राइट राइट राइट। अब आप ये देखिए इसकी टाइमिंग कितनी जबरदस्त है। जहां पे हैमर बना वहां पे ये आपका ये भी बन रहा था जो सपोर्ट जोन मैंने बनाया है। तो स्टॉक इज गेटिंग डबल कंफर्मेशन हियर, बिकॉज स्टॉक का ये सपोर्ट जोन भी है एंड स्टॉक को वहां पे हैमर पैटर्न भी मिल रहा है। हैमर पैटर्न इज एक्टिंग एज अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न। सो दिस वाज अ परफेक्ट प्लेस टू बाय फॉर यू आफ्टर द कोविड, बिफोर द कोविड फॉल। ये 2018 का कैंडल है। 800 से जैसे आपने बाय किया, विद इन फ्यू वीक्स स्टॉक वेंट टू 1100। सो दीज आर सम ऑफ द पैटर्न्स जो ये स्टॉक्स पे जगह जगह बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में बाइंग सेलिंग बनती है। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्यों है? टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस इसलिए है टू गेट टाइमिंग इन द मार्केट, बिकॉज एवरीथिंग इज टाइमिंग। अगर आप मार्केट को सही पॉइंट पे एंटर करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने वही एंट्री लेट करी तो आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं मिस हो गए। सो स्टॉक सिलेक्शन एंड टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल एनालिसिस। सो दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट इन द मार्केट। इसके बाद हमारे जो अगला टॉपिक आता है वो है चार्ट पैटर्न्स। हमारा जो मार्केट है, मार्केट में अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। जैसे चैनल्स बनते हैं मार्केट में, बुलिश बियरिश चैनल्स। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता है। इसमें क्या है, बीच वाला जो है दैट इज एक्टिंग एज अ हेड एंड द रेस्ट टू आर द शोल्डर्स। इसके बाद मार्केट नीचे जाती है, गिर जाती है। लेकिन अगर उल्टा हेड एंड शोल्डर बन जाए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश एंट्री बन जाती है, मार्केट बुलिश हो जाता है। अभी ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं, सी वन ऑफ आवर टेक्निकल बैच में ये हमने पैटर्न कुछ टाइम पहले बनाया था। उसके बाद अब देखिए SBI में कितना बढ़िया मूव आया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाज फॉर्म्ड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द प्राइस ऑफ 400। सी दिस चार्ट वाज फॉर्म्ड एट 23rd of May एट द प्राइस ऑफ 400। सी बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। एंड SBI का जो करंट प्राइस है दैट इज नाउ 435। 444 का SBI हाई कर चुका है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन 10% रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड विद इन 2 वीक्स। 10% का रिटर्न जो ऑलरेडी मार्केट डिलीवर कर चुकी है 2 वीक्स में इन पैटर्न्स के बेसिस पे। तो ये पैटर्न्स कहीं ना कहीं बनते रहते हैं। अब आपको जब बनाना आएगा तो आपको पता चलेगा कैसे बनता है, और आपको मार्केट में टाइमिंग मिलेगी आपको कहाँ से एंटर करना है, राइट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स इन द मार्केट। सिमिलरली आफ्टर हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है दैट इज अ फ्लैग पैटर्न, जैसे हमारा झंडा बनता है। दिस टाइप ऑफ पैटर्न मेक्स मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश और एक्सट्रीमली बेयरिश। अगर बुलिश बन रहा है फ्लैटन, उसका मतलब है मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, मार्केट रेडी है बहुत बड़ी तेजी के लिए। ये वाले पैटर्न्स कहाँ बने, ये मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ। ये हमारा पैटर्न बना हुआ है टाटा मोटर्स के स्टॉक पे, एंड टाटा मोटर्स इज अ इम्पॉर्टेंट stock that is now ready to go up to 450 levels, 400 levels. कैसे? See,
टाटा मोटर्स में सेम फ्लैग पैटर्न बन रहा है ऑन द वीकली चार्ट्स. आर यू एबल टू सी अ फ्लैग पैटर्न हियर? जिसका ब्रेकआउट आ चुका है इस लेवल से. इसमें माना जाता है फ्लैग पैटर्न में जो पोल की हाइट है ना, यहाँ से नीचे तक इतने ही बड़े टारगेट्स आते हैं फ्लैग पैटर्न में. तो टाटा मोटर्स इज नाउ रेडी टू गो बिग. लेकिन ये पैटर्न के टारगेट्स इतने जल्दी नहीं आएंगे. अगर हम ये बात करें कि ये 2-3 महीने में आ जाए या 6 महीने में आ जाए, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीकली चार्ट्स पे बने हैं. तो यहाँ पे स्टॉक 1-1.5 साल ले सकता है, मे बी यहाँ पे 6 महीने में भी दे दे, बट वी विल अज्यूम दैट इट्स अ वीकली चार्ट. तो स्टॉक कैन टेक अप टू 1 year to 8 months to reach this type of targets. तो ये सारे पैटर्न जो हैं ये हमारे सामने ही बनते हैं, ये हमारे बिल्कुल सामने बनेंगे. द ओनली थिंग इज दैट हाउ यू आर आइडेंटिफाइंग इट. जो मैंने आपको बेरिश चैनल बताया, वो चैनल भी बन रहा था टाटा मोटर्स में. दैट वाज अ परफेक्ट प्लेस टू बाय द स्टॉक आफ्टर दैट ब्रेकआउट. दिस इज अ बेरिश चैनल. ये कहाँ ब्रेक हो रहा था? ये ब्रेक हो रहा था ऑलमोस्ट 120-140 के लेवल पे. अगर आप स्टॉक मार्केट से लिस्टेड हैं, कनेक्टेड हैं आप लोग स्टॉक मार्केट से, तो आपको पता होगा टाटा मोटर्स में 150 रुपये के ऊपर बेसिकली कहीं ना कहीं न्यूज़ आनी शुरू हो गई थी. टाटा मोटर्स हैज गेन्ड द स्ट्रेंथ. ये पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है. सी ये पैटर्न मैंने थोड़ा सा पीछे चला गया. दिस इज अ बेयरिश चैनल जिसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है. सो दीज ऑल पैटर्न्स आर इंपॉर्टेंट इन द मार्केट. ये सब पैटर्न्स की स्टडी हमारी स्टॉक मार्केट में आती है. तो ये सब क्या दे रही है आपको? ये सब आपको एक व्यू प्रोवाइड कर रही है कि बेसिकली कहाँ से मार्केट में किसी स्टॉक में एंटर करना चाहिए. एंड टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से ट्रेडिंग कैन बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस. बट द ओनली थिंग इज दैट आपको लेवल्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. यू नीड अ प्रैक्टिस टू वर्क इन द मार्केट. आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी हम लोग कनेक्टेड हुए हैं, यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, राइट? कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की तरफ आप लोगों का रुझान है कि हमें ट्रेडिंग सीखनी है, कि हाउ वी कैन वर्क इन स्टॉक मार्केट. सो ट्रेडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बाय विद दिस टाइप ऑफ लेवल्स. इन सब चीज़ों की स्टडी के बाद ही हमारी जो ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल बनती है. ये सारे चार्ट पैटर्न्स के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ अ इंडिकेटर्स. जैसे हमारी गाड़ी का इंडिकेटर होता है, हम इंडिकेटर क्यों देते हैं? पीछे वालों को और आगे वालों को बताने के लिए कि मैं टर्न लेने वाला हूँ. इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं जो मार्केट में स्टॉक में मूव आने से पहले आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं कि उसमें आने वाले दिनों में क्या हो सकता है. इंडिकेटर्स वर्क फॉर 3 ways. 3 काम करते हैं इंडिकेटर्स. दे अलर्ट, दे प्रेडिक्ट, दे कंफर्म. अगर आप ऑलरेडी किसी स्टॉक में बाय करके बैठे हो तो आपको वो अलर्ट करेंगे कि वो गिरने वाला है. अगर आपको बेसिकली किसी चीज़ में कंफर्मेशन चाहिए तो आपको कंफर्मेशन भी देंगे कि आप इसको बाय कर सकते हो. सो इसी तरीके से हमारे को 10 से 15 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जिसकी स्टडी हम स्टॉक मार्केट में कवर करते हैं. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है RSI. RSI का आई एम श्योर बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा. RSI इंडिकेटर का, इट इज़ अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर. ये क्या करता है? आपको मार्केट में ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया बताता है. ओवरबॉट एरिया का मतलब क्या है? मार्केट में ओवरबॉट हो चुका है स्टॉक, इससे ऊपर अगर जाएगा तो प्रॉफिट होने के चांसेस कम हैं. ओवरसोल्ड ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर जिसके नीचे जाएगा तो आपको और नीचे जाने के चांसेस कम हैं. RSI इंडिकेटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इन ट्रेडिंग. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को ये तो पता होगा कि स्टॉक मार्केट में हम लोग अगर किसी स्टॉक को बाय करते हैं और ऊपर सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है. सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, राइट? अगर हमने किसी स्टॉक को बाय किया और उसको ऊपर सेल किया तो प्रॉफिट हो गया. बट आई एम श्योर यहाँ पे हमारे साथ जितने फ्रेशर्स उनको ये नहीं पता होगा कि स्टॉक मार्केट में वर्क बाय डायरेक्शनल होता है. मतलब हम दोनों डायरेक्शन में काम कर सकते हैं. शिल्पा जी, आपको पता है ये? सर पता है सर. नहीं सर. अगर स्टॉक गिर रहा है हम उसको भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं. पहले सेल करके नीचे बाय कर सकते हैं, राइट? सेल करके, राइट, है ना? दैट टेक्निक इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग. सो इन ट्रेडिंग मार्केट गिर रही है तो भी ट्रेडर को प्रॉफिट है, मार्केट भाग रही है तो भी ट्रेडर को प्रॉफिट है. द ओनली थिंग इज दैट ट्रेडर उस ट्रेंड के साथ है या नहीं है. मतलब मैंने जो बताया आपको, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड. अगर मार्केट में आपको पता है मार्केट ट्रेंडिंग नीचे की तरफ होने वाली है तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप मार्केट को शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो. अगर मार्केट में ऊपर जाने वाली है मार्केट तो यू कैन लॉन्ग द मार्केट एंड मेक द मनी. तो ये जो इंडिकेटर है ये आपको उसी चीज़ की टाइमिंग प्रोवाइड करता है. सी whenever this indicator touches the lower area 30 के पास, जो ओवरसोल्ड एरिया होता है, उसका क्या मतलब है? इंडिकेटर क्या बता रहा है? लॉन्ग करने का टाइम आ गया है, शॉर्ट करने का टाइम नहीं है, मार्केट को खरीद के चलो. तो स्टॉक ऊपर आ गया.
जैसे ही मार्केट ओवरबॉट हुई थी, ऊपर वाले लेवल के पास थी, उसका इंडिकेशन क्या है, मार्केट को शॉर्ट करने का टाइम है, मार्केट कैन गो डाउन। वहां से आपने शॉर्ट किया तो आपका पैसा बन गया। इस इंडिकेटर की और भी डेप्थ में चीज़ें होती हैं, डिस्कशंस होते हैं जो हम टेक्निकल एनालिसिस में बताते हैं डिटेल में कि कैसे आपको इंडिकेशन मिलता है। आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाके कोई छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। लास्ट ईयर कोविड वाला फॉल आया था, सबको पता है राइट। स्टॉक मार्केट जब कोविड आया था इंडिया में, तो स्टॉक मार्केट लास्ट ईयर फरवरी में बहुत ज़्यादा गिरी थी। एवरीवन नोज दैट राइट। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिकेटर ने पहले ही बताया था मार्केट गिरने वाली है, हाँ इतनी गिरेगी ये नहीं बताया था, इतनी ज़्यादा गिरेगी ये नहीं बताया था, हाँ ये बता दिया था कि बाय मत करके बैठो, मार्केट में बाइंग का टाइम नहीं है। तो आपका लॉसेस तो बच गए ना, आपको लॉस होने से तो बच गया। दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस इन द इंडिकेटर। डाइवर्जेंस ये बन रहा था मार्केट में, मैसिव डाइवर्जेंस ड्यूरिंग बिफोर द कोविड फॉल इन द मंथ ऑफ February एंड January। सी मार्केट वॉज मेकिंग कॉन्टिन्यूस हायर हाइज, ऊपर जा रही थी मार्केट, लेकिन RSI इंडिकेटर वॉज शोइंग डाइवर्जेंस, कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो गया था। दोनों के डायरेक्शंस पैरेलल नहीं है ना, अपोजिट है ना, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। दैट मीन्स RSI आपको इंडिकेशन दे रहा था कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जा रही है, ज़्यादा बाइंग की तरफ मत रही है, मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है। और वही हुआ, मार्केट में पैनिक सेल ऑफ आ गया। ऐसा नहीं है मार्केट बाइंग की तरफ नहीं बताती, मार्केट बाइंग की तरफ भी इंडिकेशन देती है। इसको बोलते हैं बेसिकली नेगेटिव डाइवर्जेंस, जब मार्केट गिरने वाली है। इसी तरीके से जब नीचे डाइवर्जेंस बनती है उसको बोला जाता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव ये पैंडेमिक की वजह से ही हुआ या फिर बाकी ऐसे नॉर्मल ट्रेंड रिवर्सल का भी डाइवर्जेंस आएगा? नॉर्मल ट्रेंड रिवर्सल का भी डाइवर्जेंस आ रहा था वहाँ पे, वो तो पेंडेमिक तक बहाना मिल गया मार्केट को गिरने के लिए। देखिए मार्केट लास्ट ईयर इतना क्यों गिरा, इस साल क्यों नहीं गिरा? लॉकडाउन तो इस साल भी हुआ था, पिछले साल से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, हालत इस साल भी खराब हुई है, लेकिन इस साल मार्केट में पैनिक नहीं था। लास्ट ईयर क्या हुआ ना, लास्ट ईयर लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, म्यूचुअल फंड्स ने पैसा निकाल लिया मार्केट से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, कहीं ना कहीं जो लास्ट ईयर सेलिंग आई है दैट वाज अ बास्केट सेलिंग, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला। लेकिन इस साल वो चीज़ नहीं हुई। इस साल जो है पैसा बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट से विड्रॉ नहीं किया, दैट्स व्हाई मार्केट में पैनिक सेलिंग नहीं है। सी बुलिश डाइवर्जेंस कुछ इस तरीके से होते हैं, वो मैंने आपको बताए थे नेगेटिव डाइवर्जेंस। अब टाटा मोटर्स में बन रहे थे बुलिश डाइवर्जेंस। सी स्टॉक इज स्टिल गोइंग लो, अभी भी नीचे जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिकेटर ने आपको पहले से ही बताना शुरू कर दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। दिस इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस, मतलब इसमें बहुत जल्दी बाइंग बनने वाली है, ये इंडिकेशन आपको मिलना स्टार्ट हो गया था इन द स्टॉक ऑफ टाटा मोटर्स। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं क्या कर रहे हैं, आपको इंडिकेशन देना स्टार्ट कर देते हैं पहले ही कि कौन से स्टॉक्स में रिवर्सल्स आने वाले हैं। बेसिकली द ओनली थिंग इज दैट हाउ मच यू आर ट्रैकिंग देम, आप कितना उसको ट्रैक कर रहे हैं। अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, आप देखेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, राइट? यहाँ आई हैव अ क्वेश्चन यार, इफ आई सपोज हम लोग ये कोर्स एडवांस ये करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का, तो ये चार्ट्स हम लोगों को मतलब कैसे विजिबल होंगे, मतलब व्हाट इज दैट इज माय कंफ्यूजन कि ये चार्ट्स कैसे विजिबल होंगे? ये चार्ट्स आप लोग अपने एंड पे ओपन करेंगे ना। हाँ, मतलब ओपन करने के लिए वी हैव टू बाय अ सॉफ्टवेयर और नो सॉफ्टवेयर। सी investing.com डाला, हाँ जी, इट्स अ फ्री वेबसाइट। ओके, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो ज़रोदा का, तो दैट्स वेल। अगर नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू, investing.com कुछ भी ओपन कर लीजिए। investing.com को ओपन करना है, हाँ जी, यहाँ पे मैप को चेंज करके इंडिया करना है, हाँ, टेक मी देयर आ रहा है इंडियन एडिशन पे, इसको अपनी ईमेल से साइन अप करना है बस, ओके, एंड देन यू कैन सी चार्ट्स हियर, ओके, दैट्स इट। ओके, अब ये खुल गया आपका investing.com, यहाँ पे कोई भी स्टॉक का नाम लिखिए आप, उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। राइट, दैट वी विल लर्न इन द टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, ओके, बट इसके लिए आपको कोई अलग से पैसा खर्च करने की नीड नहीं है। हाँ, आई वाज इन द इंप्रेशन कि शायद इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है। नहीं, नो सॉफ्टवेयर, वी डोंट बेसिकली गिव एनी एडवाइस टू बाइंग एनी सॉफ्टवेयर। जितनी स्टडी है वो हमारी इन्हीं सॉफ्टवेयर्स में, इन्हीं वेबसाइट्स पे हो जाती है। इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। सी ये आपका चार्ट ओपन हो गया, सेम, right? So this Right, was all right, about got it. demo session about the basics of the stock market and the technical of the market. One thing more, technical is very important in the market because जो मैंने आपको बताया, ये मार्केट में आपको टाइमिंग देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम जो करते हैं, हम not only we study on the theoretical part but we give more importance to practicals, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही अपने आप में प्रैक्टिकल है। स्टॉक मार्केट थ्योरी नहीं है, थ्योरी तो समझने के लिए,
बट जिस तरीके से हम ये लाइव सेशंस करते हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशंस हमारे चलते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ, सो दिस गिव्स देम द बूस्ट टू वर्क इन द मार्केट। क्योंकि मार्केट में क्या चाहिए, आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए स्टार्टिंग में, और आपको बेसिकली यू नीड अ हेल्पिंग हैंड जिसके थ्रू आप मार्केट में एंटर कर सको। प्रैक्टिकल नॉलेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Right. So this was all about our demo session. And if you have any type of doubts, anyone, you can please go ahead, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। So I have a doubt here, like if I complete 60-70% of the course as you said, then you will be directly taking me to the market, and we will be dealing in shares, right? Absolutely, we will be doing, And for that I will be needing a demat account. You will be needing a demat account, and उसमें जो है हम बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 60-70% सीख लिया तो आपने सीधा 1 लाख रुपीस लगा दिया। नो, 2 to 3,000 इन्वेस्ट करके, सो दैट उसमें अगर लॉस हो भी तो मिनिमम से मिनिमम 100, 200, 500 रुपए का हो, जो सीखने में इट्स ओके। दैट इज द थिंग। एंड द मेन थिंग इज दैट इन टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस, हमारे प्रैक्टिकल्स वो रेगुलरली होते हैं। ठीक है सर। और ये वाला कोर्स, ये 40 डेज वाला जो मैम ने बताया था, वो ये वाला कोर्स है? हाँ जी, इसमें उन्होंने जो बताया था, इसमें आई थिंक उसमें बेसिक भी इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा, दैट काउंसलर बेसिक एंड टेक्निकल बताया था उन्होंने। तो और 2 मंथ्स का शायद ऑप्शंस में भी था। राइट, ऑप्शंस। देन इसके बाद आपके ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शंस आर आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मार्केट। ऑप्शंस क्या है? बेसिकली ऑप्शंस के थ्रू आप मार्केट में स्ट्रेटजीज बना सकते हो, और वो स्ट्रेटजीज में, बिलीव मी, दो स्ट्रेटजीज आर जीरो लॉस स्ट्रेटजीज। मतलब बट ऑप्शंस इज प्योरली गैम्बलिंग, आई हर्ड। नो 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 नो, ऑप्शन इज नॉट गैम्बलिंग। सी, अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं, मतलब आपने सिर्फ एक कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, आपका व्यू उसमें बुलिश है या बेरिश है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यूजिंग 2 or 3 ऑप्शंस टू कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रैटेजी, उसमें स्ट्रैटेजाइज कर देना उसको, अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, तो वो एक स्ट्रैटेजीज हैं। देयर आर मेनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो हम लोग कवर करते हैं, उसमें से कुछ ये हैं हमारी स्ट्रैटेजीज। तो इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर कुछ लेक्चर होंगे या फिर सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही है? बिकॉज साइकोलॉजिकल थिंकिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन। सी, साइकोलॉजिकल के ऊपर भी हमारे टॉपिक्स होते हैं। The last topic, see the last topic, chapter number 21, trading psychology and risk management. This is the last. This is the last topic. हाँ जी. See, these are all the topics that we cover in our technical analysis, and the last topic is trading psychology and risk management. इसके ऊपर बिल्कुल हमारा लेक्चर होता है, because मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बेसिकली किस साइकोलॉजी से हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सब कुछ जानते हुए भी, सारे टेक्निकल एनालिसिस होने के बाद भी, अगर वो प्रॉफिट या लॉस के बाद बिहेवियर अपने आप चेंज होने लगता है या मूड चेंज होने लगता है, कि चलो थोड़ा सा और प्रॉफिट हो जाए, और सडनली वो लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, या लॉस हो रहा हो और उसमें फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं प्रॉफिट होगा और सडनली और लॉस हो जाए। तो ये एक काफी मैंने फील किया है अपने ट्रेडिंग सेशन के दौरान। एंड कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टीचिंग लाइन फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। कहीं ना कहीं जब ट्रेडर को लॉस होने लगता है ना, उसका अपनी फैमिली और अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ की, उसमें भी कहीं ना कहीं उसका मूड जो है ना, मूड स्विंग्स मतलब बहुत डेंजरस हो जाते हैं। करेक्ट। Am I right or wrong? कहीं ना कहीं वो गुस्सा मतलब जो होता है, जो होना खुद पे चाहिए, वो कहीं किसी और पे निकलता है। That is all about psychological concepts। फिर ये टेक्निकल चार्ट और ये बाकी टेक्निकल चीजें ना, फिर वो उनको सोचने का, समझने का ढंग ही बदल जाता है। हाँ जी, वो होता है। क्योंकि अगर हम फ्रेश माइंड से और जब ऑफलाइन चार्ट देख रहे होंगे, तब कुछ हम अलग स्ट्रेटजी बनाते हो, जब ऑनलाइन हो रहे होंगे उस टाइम में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होंगी कंडीशंस, तब वो कुछ और। तभी तो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं ना हम लोग, क्योंकि देखो थियोरेटिकली आपने सीख लिया तो हमें भी पता है, थियोरेटिकली हमने आपको सिखा दिया, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि थियोरेटिकल आपने सीख लिया। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, अब ये ट्रेड जो आपने ली है, जैसे ट्रेड्स हमने ली थी, सारे स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड ली थी, तो जब तक आप खुद ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाना नहीं सीख रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रैक्टिकली आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो? दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल। इसमें कितना टाइम आपके कोर्स में रहेगा प्रैक्टिकल सेशन के लिए? प्रैक्टिकल सेशन जो हमारे होते हैं, ये आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, लाइव सेशंस कोर्स के अंदर ही, तो आपका टेक्निकल जो है पूरा 1 month चलता है। सो प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में आप उसको गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि कैसे, हाँ जी, कहाँ पे गलत कर रहा है, सही कर रहा है। स्ट्रैटेजी सीखी हमने मार्केट में, हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, अब उस स्ट्रैटेजी को मार्केट पर, रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो प्रैक्टिकल उसमें। अब थ्योरेटिकली तो हमने सीख लिया, RSI ओवरबॉट हुआ सेल कर दो, ओवर सोल्ड हुआ बाय कर लो, लेकिन रियल मार्केट में वो चल कैसे रहा है, कितना वेट करना है, कब एंटर करना है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है जी। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
सो ये ड्यूरेशन कितना होगा पूरे कोर्स का? पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन है ओनली टेक्निकल इफ आई टेल यू दैट इज 30 to 35 days, एंड अगर इसमें ऑप्शन के साथ है आपका तो दैट 60 days। इसकी पूरी जो नॉलेज है कोर्स की दैट काउंसलर विल बी गिविंग यू वॉट एवर कोर्स यू विल बी ऑप्टिंग फॉर, दैट इज टेक्निकल बेसिक प्लस ऑप्शन, दैट इज ऑलमोस्ट 60 days, दैट इज 2 months, जिसमें हमारी क्लासेस होती है मंडे टू सैटरडे। हमारा जो सेशन होता है दैट इज 1.5 hour ईच डेली एंड मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे टाइमिंग कोई फिक्स रहेगा या फिर? टाइमिंग फिक्स रहती है, राइट। जो बैच आपका बना दिया वो टाइमिंग फिक्स रहती है। टाइमिंग्स आपकी 9 AM to 6 PM के बीच में होती है। जो कुछ स्लॉट्स होते हैं अवेलेबल उसमें जैसे सपोज आपका अगर टाइम मिल गया आपको 4:30 to 6, तो डेली आपकी क्लास 4:30 से 6 होगी। Right. Sir, I have a question. Like, if you are planning for a career in this trading, and what kind of course you suggest? कि both technical और option दोनों करना चाहिए या फिर मतलब you are a Yes. expert in this field? यस, टेक्निकल एंड ऑप्शन आपको करना चाहिए, बेसिक टेक्निकल एंड ऑप्शन। उसके बाद इसमें जो है हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि आप इफ यू हैव हर्ड अबाउट NISM के एग्जाम्स होते हैं। I heard about it. NISM Sir, series I के mean, exams sorry to disturb you, but in addition, I mean, is there any other course which we have to do? I mean, if we want to make a career into share market only, हाँ जी। or the options or this technical analysis will only do. See, if you want to make a career completely in this type of market, then we have 1 year diploma course. जिसमें we are giving certification as well. There are some placement opportunities as well with us, ठीक है? And in that उसमें जो है बहुत सारे मॉड्यूल्स के एग्जाम्स कवर होते हैं जो NISM मॉड्यूल्स के हैं, लाइक इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस, फंडामेंटल एनालिसिस। और कहीं ना कहीं एग्जाम्स देने के बाद जितने भी ब्रोकिंग हाउसेज हैं आपके, या फिर बेसिकली देयर आर मेनी टाइप ऑफ कंपनीज दैट आर रेडी टू हायर स्टूडेंट्स। Right. सो ये 1 year का कोर्स बहुत हेल्प करता है। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद यू कैन इवन गो फॉर हायर स्टडीज लाइक CMT, दैट इज चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। लेकिन वो कोर्स करने के लिए आपका बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए। And कोई एज क्राइटेरिया है सर ये NISM एग्जाम्स वगैरह देने के लिए? No, ma'am. There is no age criteria. Anyone can give the exam. सर ये CMS क्या है सर? NIMS. तो CMS क्या है सर ये? CMS सर NISM है, शायद मिस हर्ड किया है, NISM की बात कर रहे हैं शायद। CMS तो आप फुल फॉर्म बताइए प्लीज। अगर CMS CMT, I think sir आपने बोला था कुछ CMT chartered नहीं। management something. chartered market technician, that is a Right. universal course. I am a CMT holder. उसमें 3 लेवल होते हैं। एंड जैसा CFA होता है, गैस आपने CFA सुना होगा, चार्टर्ड फाइनेंशियल यस एनालिस्ट। सर CFA सुना है। उसी तरीके से CMT होता है, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, दैट इज अ कोर्स रिलेटेड टू टेक्निकल एनालिसिस। वो बहुत एडवांस कोर्स होता है, उसके लिए आपको पहले बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये बेसिक्स की भी हम तैयारी कराते हैं, उसमें आप एग्जाम्स दे सकते हैं, यू कैन गिव द एग्जाम्स ऑफ NISM सीरीज। वो जो हम कोर्स में पढ़ाते हैं। CMT की क्या फीस होती होगी सर ये? जो आपने बताया चार्टेड मैनेजमेंट ऐसा क्या बताया? उनकी जी फीस बहुत ज़्यादा होती है। उनकी आई थिंक उनकी जो फीस है वो 1 लाख रुपीज़ है पर लेवल। वो तो बहुत अलग चीज़ है, देखिए वो तो बहुत एडवांस में चले गए अभी। बेसिक अगर NISM की बात करेंगे, NISM सीरीज की फीस ज़्यादा नहीं होती, 2-3 हज़ार रुपये फीस होती है, एंड एनीवन कैन गिव द एग्जाम। पहले NISM की बात करिए। So NISM exam is necessary for home trading, like if I'm doing equity for myself only, हाँ so जी। basically for earning profits or No. मतलब it's necessary if I want to pursue a job. If you want to pursue a job or you want just a certification to see that how much you have the knowledge, आप NISM के एग्जाम दे सकते हैं। Okay, पर्सनल ट्रेडिंग के लिए एग्जाम देना मैं जरूरी बोलूँगा। है। right. फॉर पर्सनल ट्रेडिंग देयर इज नो नीड टू गिव एग्जाम्स। Personal trading तो we can do, अभी भी हम लोग कर ही रहे हैं। अभी भी थोड़ा आप कर ही बहुत रहे हैं, तो वो हाँ। उसके लिए तो उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बट कहीं ना कहीं सी नॉलेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। Right. I agree. सो So there is one more thing I wanted to ask. I mean, like we have completed our course. I mean, whenever we will complete our course, like as you told us that it will be probably for 30 days or probably for 60 days. हाँ जी। I mean, it depends upon what we choose. So will we get some kind of hand holding after we have completed our course, like a group of students or the I mean different kind of analysis from different students, or I mean there would be some students who had been passed out. yes, In the earlier we are time, having a group that is DIPE stock market updates group. Whatever students those are passed out or those are pursuing course with us, वो सारे उस सारे ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, and there everyone shares their view about stock market. कोई भी अगर चार्ट
मार्केट में कोई स्टॉक दिख रहा है तो एक कंप्लीट हमारा ग्रुप बन जाता है, उसमें एक हमारी कम्युनिटी बन जाती है, आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं सो दैट इन फ्यूचर एज वेल आपको कोई भी मतलब Tips मार्केट मिलती से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहे, नॉट टिप्स एग्जैक्टली, अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके अगर कोई स्टॉक में सपोज किसी स्टूडेंट ने देखा कि कोई बुलिश पैटर्न बना है, मार्केट ऊपर जाने वाली, तो वो उसमें पोस्ट कर देंगे, तो उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं 200-300 लोग, वो सब उसको देख लेते हैं। वो एडवाइस कर सकते हैं उसके हाँ ऊपर जी, कि हाँ मतलब एक हेल्दी पूरा- डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो हमारे कम्युनिटी वो बनी हुई है। रेस्ट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग यूट्यूब चैनल एज वेल, जिसमें बेसिकली वी कीप ऑन पोस्टिंग वीकली व्यूज, वो मैं उसमें वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। सो दैट इज ऑल अबाउट मार्केट, उसमें हमारे सब कुछ इंक्लूडेड होता है, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। गॉट इट। So if you will be having any type of doubts, friends, आप लोग counselor से you can go ahead. She will be telling you everything. And let's meet in the course if you will be enrolling. So we will be doing technical analysis options and basics with me, or with any of the other faculties as well. Right. So thank you very much, friends. And if Thank you will for be the having wonderful any session, doubts, sir. It was really informative. Thanks a lot, sir. Thank you very Thank you much. so much for your Thank you, time. sir. Thank you Thank very you, much. sir. Thank you, sir. Subscribe now and press the bell icon.